शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 131 हेदी और लॉर्ड सी 131 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 131 भूत का आगमन भाग 4 एक अनिच्छुक हेदी नोरा और उसके चाचा के साथ वविल के रास्ते पर गाड़ी में बैठ गया। उसे कुछ भी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था और इसलिए उसने एक छोटा पत्र लिखा था ताकि वह रूम के हवेली तक पहुंच सके। उसे वविल के लिए छोड़ने से पहले एक नौकरानी को सौंप दिया। वह वॉरेन को देना चाहती थी लेकिन वह अपने चाचा का मनोरंजन करने में व्यस्त थी। उसे उम्मीद थी कि निकोलस को बोनेलेक लौटने के बाद समय में मिल सकता है, लेकिन वह जो उम्मीद कर रही थी वह उसके ज्ञान के बिना कुछ और हो गई थी। तारानकन हेडी, जिसने खुद को बाथरूम जाने से पहले बहाने से मना कर दिया था, वॉरेन के कमरे में गया एक चर्मपत्र और स्याही खोजने की कोशिश कर रहा था जिसे वह लिख सकती थी। डेस्क के माध्यम से रूमिंग, उसने निकोलस को एक संक्षिप्त पत्र लिखने के लिए पाया। रास्ते में एक नौकरानी ढूंढते हुए वो उसे पत्र दे रही थी और उसे छोड़ने के बाद जितनी जल्दी हो सके रूम के हवेली को देने के लिए कह रही थी। तारानकन हेडी गलियारे को पारित करने के बाद वह महिला जिसने स्तंभ के पीछे खुद को छिपाया था नौकरानी की ओर चला गया। नई लड़की कास्ट अब बनाम अब पब फ्यूचर द्वारा हर ब्यूटी विज्ञापन। तारानकन वह क्या है, इसे यहाँ पर हाथ। लेडी ब्लॉयस ने अपने हाथ से पत्र खींचा, 4 वाक्यों के माध्यम से स्किमिंग जो रूम के हवेली को बिना नाम के लिखा गया था। तो ये कैसे है एस तारानकन वह खुद के लिए सोचा था। मैडम, मुझे इसे वितरित करने के लिए कहा गया था। नौकरानी ने बात की और उसकी आंखों को कम कर दिया जब महिला ने उसे तेज देखो दिया। मैं इसे वितरित कर दूंगा, आप अपने काम के साथ जारी रख सकते हैं। और उसने नौकरानी को दूर भेजा। उसके हाथ पर चर्मपत्र टैप करते हुए वह मुस्कुराए। यह एक ही लेखन के साथ वितरित किया जाएगा लेकिन एक ही सामग्री के साथ नहीं, उसने स्मिस्ट किया। गाड़ी में 1 घंटे बीत गया और चूंकि उन्होंने लॉसन के घर छोड़ दिया, न तो उसके चाचा और न ही उसकी बहन उससे बात करती थी। कोचमैन के बगल में गाड़ी के बाहर बैठे एक गार्डमैन के साथ कोई संभावना नहीं थी कि वह बच सकती है या उन्हें अस्वीकार करने की कोशिश कर सकती है। चुपचाप उसने वोविल में प्रवेश करने से पहले कुछ योजना बनाने की कोशिश की। कोचमैन ने जो सड़कों को लिया उसके लिए धन्यवाद। गाड़ी का पहिया तय करना था जिसके कारण वे सड़क के किनारे रुक गए। नोरा, जो पहले नशे में पानी की मात्रा जारी करना चाहता था, उसके साथ हेडी ले गया, जबकि उसके चाचा उनसे दूर नहीं खड़ा था, लेकिन ये जानने के लिए कि वे वहां थे। जैसा कि नोरा ने अपना काम किया, हेडी ने झाड़ी में वापस कदम रखने और विपरीत दिशा में चलने में दूसरा और बर्बाद नहीं किया। उसने अपने रास्ते पर छोटे गांव की दृष्टि पकड़ी थी और अगर वह इसे समय के लिए वहां बना सकती थी तो रूम की हवेली पर वापस जाना मुश्किल नहीं होगा। उसकी पोशाक इसे चलाने में आसान नहीं बना दिया लेकिन इसे पर्याप्त उच्च उठाया ताकि वह वहां से बच सके। उसने अपने चाचा को उसके लिए कॉल सुना। उसकी आवाज जंगल के माध्यम से गूंज रही थी। वह उतना ही भाग गया जितना वह खुद को एक झाड़ी में छिपाने से पहले कर सकता था। साथ ही साथ गार्ड भी उसके लिए खोज रहे थे। उनके पैर सूखे पत्तों के साथ ध्वनि करते हैं जो व्यापक जंगल में धीरे धीरे जंगली हो जाते हैं। उसने अपने मुंह को कवर किया जब वह झाड़ी के करीब पहुंच गया। आगे बढ़ने से पहले उस पर मंडरा रहा था। जब तक वे दृष्टि से बाहर नहीं थे तब तक वहां रहने का फैसला करते हुए वह सेकंड के लिए वहां बैठी जो मिनटों में बदल गई और 1 घंटे बीत गई क्योंकि उन्होंने जंगल में उसके लिए खोज की लेकिन कोई प्रयास नहीं किया। ये सोचकर कि वह पास के शहर में चली गई हो सकती है, उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया क्योंकि रात धीरे धीरे आकाश के माध्यम से फैल रही थी जब तक कि यह काला नहीं हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन झाड़ी से बाहर निकलकर वह सड़क के किनारे चली गई, ये देखने के लिए कि क्या वह शहर के लोगों के लिए सड़कों पर सवारी करने वाले नियमित कोचों से सवारी कर सकती है। एक गाड़ी से पहले पारित मिनट सड़क पर चल रहे थे जो निश्चित रूप से उसके चाचा रेमंड नहीं था। सड़क के केंद्र में चलते हुए उसने इसे रोकने के लिए अपने हाथ लहराए। अंदर एक पुराना जोड़ा उत्सुक अभिव्यक्ति के साथ उसे देख रहा था। हेलो मैडम और सर, शुभ शाम। मैं गाड़ी तोड़ दिया है जो मैं द्वारा आया था और अगले शहर के लिए एक लिफ्ट चाहता था, तोड़ दिया। आप कृपया मुझे सवारी के साथ मदद कर सकते हैं, मैं तुम्हें परेशान नहीं होगा, कृपया। वह एक उम्मीद से लिया के साथ अनुरोध किया। बेशक प्रिय, अंदर आओ। पुरानी महिला पक्ष में चली गई जिससे कि हेडी बैठ सके क्योंकि उन्होंने दूसरी तरफ अपना सामान रखा था। बहुत बहुत धन्यवाद। हेडी ने उन्हें धन्यवाद दिया। ये व्यक्त करने में सक्षम नहीं था कि उसने कितना राहत महसूस की। एक युवा महिला क्या है जैसे आप सड़क पर अकेले यहाँ कर रहे हैं? आपको इस समय जंगल के नीचे नहीं चलना चाहिए। महिला ने अपना सिर हिला दिया। क्या उसने नहीं बताया कि उसकी गाड़ी टूट गई? आपका नाम क्या है?
बूढ़े आदमी ने पूछा। हेडी कर्टिस, सर। ठीक है हेडी, हम रॉबर्ट्स हैं, कृपया आपसे मिलने के लिए। जब आदमी नीचे झुका तो वह केवल फिर से बैठने के लिए गिर गया। हमारी उम्र में शूलिस बांधने का ऐसा मुश्किल काम है, आदमी ने साइड किया। मैं एकमात्र चीज होने के नाते वह कृतज्ञता के रूप में दिखा सकती थी। वह नीचे झुका। ओह कृपया खुद को परेशान मत करो, आदमी ने कहा, लेकिन हेडी फीता बांधने दें। केवल अगर हर कोई आपके जैसा दयालु था। उसने पुरानी महिला को कुछ कठिन करने से पहले बात करते हुए सुना, जिससे उसे गिरने और सचेत होने के लिए झुक गया। जब हेडी ने सचेत हो गया तो उसकी आंखों ने उसे घेरने वाले अंधेरे को समायोजित करने में समय लिया। उसके सिर का पक्ष चोट लगी और दर्द में त्रोबेग। अपने शरीर को आगे बढ़ाते हुए उसने चेन क्लिंक की आवाज सुनी और उसे यह महसूस करने के लिए ज्यादा नहीं लिया कि वह कहाँ थी। फर्श पर तिरस्कार, उसके हाथ लोहे की सलाखों को छुआ और दिल को एहसास में डूब गया। वह गुलाम प्रतिष्ठान में वापस आ गई थी। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 132 हेदी और भगवान सी 132 अध्याय 132 दास स्थापना भाग 1 मिथवेल पिशाच और चुड़ैलों के बीच क्रॉसफायर में पकड़ा गया था, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा था, जबकि मनुष्यों ने पिशाच के साथ पक्षपात किया था। वर्षों में चुड़ैलों को उनकी जीवन शैली के कारण छाया में प्रेरित किया गया था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अच्छे या बुरे थे। वे मारे गए और पकड़े गए, फटे और दूर भाग गए। ये सफेद चुड़ैलों के जीवन के लिए मुश्किल बना दिया, जिन्हें उच्च अवलोकन के तहत रखा गया था ताकि वे किसी भी दुर्भाग्य से बच सके जो वे दूसरों के जीवन में लाएंगे। दक्षिण साम्राज्य वोविल की तुलना में अपनी भूमि पर रहने वाले मनुष्यों की संख्या में बढ़ गया, लेकिन इसने केवल काले चुड़ैलों के लिए वापस रेंगना आसान बना दिया, जबकि प्लेग के दौरान फैलने वाले परजीवी की तरह क्षेत्र का दावा करते हुए और साम्राज्यों के विभिन्न हिस्सों में हुई मृत्यु की संख्या में वृद्धि के साथ परिषद ने समस्या को हल करने और खत्म करने के लिए प्रभुओं के साथ कदम रखा था। अराजकता के बीच लॉर्ड निकोलस ने चुड़ैल के सिर पर चिकनी तलवार चलाई जो उस पर हमला करने आया था। चुड़ैल के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। वह बंदूकों के लिए नहीं गया था, कम से कम नहीं क्योंकि वह लोगों के गले और शरीर के अन्य हिस्सों को कम करने का आनंद लेता था। इसने अपने दुश्मनों की मौत में देरी की। एक बार जब शरीर जमीन पर गिर गया तो यह एक अंधेरे निशान बनाने और हवा में गायब होने से पहले तुरंत आग में जला दिया। उनकी गतिविधियां पानी, तेज और तेज की तरह थीं, आसानी से दो और चुड़ैलों को मारने के लिए जंगल में घूमती थीं। यहाँ तक कि सैकड़ों चुड़ैलों के साथ जो नरसंहार बनाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए एकत्र हुए थे, उनके पास झुकाव था कि ये एकमात्र संख्या नहीं थे जो अस्तित्व में थे और कुछ और थे जो इस अवसर के लिए दिखाई नहीं दिए थे। क्षेत्र के चारों ओर देखकर उन्होंने वेलेरियन प्रभु चुड़ैल के सिर पर हमला करते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि उसका अनुमान उसके बारे में सही था। उनके अलावा अन्य लोग भी थे जो परिषद के कुछ सदस्य सहित सेना में शामिल हो गए थे, जहां उनमें से कुछ चुड़ैलों के पक्ष में उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्हें ये जानने की आवश्यकता नहीं थी कि कैथरीन वेल्चर, जो महिला लॉर्ड अलेक्जेंडर के हित को परिषद की सहमति के बिना बलपूर्वक बंधक के रूप में लिया गया था, वह घोल जिसे उसने लड़की को देखने के लिए भेजा था और दूसरों ने उसे सूचित रखा था, उन्होंने दूसरे घोल को रखा था जो कि रूम के हवेली में अपनी तरह का पहला था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हेदी सुरक्षित था। वह अपने खजाने को खुले में रखने के लिए आदमी की तरह नहीं था। भले ही वह अपने बटलर और अपनी महिला पर भरोसा करता था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो वह बोनेलिक में पीछे छोड़ दिया था। अचानक निकोलस के सामने एक चुड़ैल दिखाई दी, उसकी गर्दन के माध्यम से चाकू को छीन लिया। चाकू चुड़ैल की रचना में से एक था जो जहर में लेपित था, जहर ड्यूक्स कैथलोप के समान हीदी को दिया था। ऐसा लग रहा था कि चुड़ैल उसकी नम्र उपस्थिति के बावजूद मजबूत थी। दुर्भाग्य से इसने रून के हवेली में होने वाली घोल को ट्रिगर किया क्योंकि यह मन और शरीर द्वारा दूसरे की तुलना में उसके लिए सिंक में था। इससे पहले कि वह उसे अपनी गर्दन से पकड़ सके, लेकिन वह बच गई, जिससे उसे पीछा करने के लिए प्रेरित किया। चुड़ैल चारों ओर मुड़ गया, फिर से भगवान से कूद गया। उसने उसे उत्सुकता से देखा, आदमी को गेज करते हुए, क्योंकि उसने जहर को प्रभावी होने का इंतजार किया, लेकिन आदमी जमीन पर मजबूत खड़ा था। वह उसे विनम्र करता था, जैसे कि पहले से ही जानता था कि उसके स्केल उपस्थिति के नीचे काले चुड़ैल के सिर में क्या चल रहा था। कुछ नहीं जो रहा है। काली चुड़ैल फिर से अपने गले में चली गई, इस बार चाकू को अपने गाल पर चराता है जो रक्त से टपकना शुरू कर देता है। पेड़ पर कूदते हुए वह जहर के फैलने की प्रतीक्षा करने वाली शाखाओं में से एक पर ऊपर खड़ी थी, लेकिन उसने उसके साथ कुछ नहीं किया। टीच, उसने अपनी जीभ पर क्लिक किया, अपने गाल पर रक्त को साफ करने के लिए, अपनी आस्तीन को लाने के लिए। यदि आपने नहीं देखा है
ये काम नहीं करने जा रहा है। ये सुनकर चुड़ैल ने एक पेड़ से दूसरे में कूदना शुरू कर दिया, उस आदमी को बाहर निकालने की कोशिश की जिसने जमीन पर उसकी गति के साथ रखा। पेड़ों की संख्या एक भाग गया और दूसरे पीछा किया। जब निकोलस ने लगभग उसके साथ पकड़ा तो उसने अचानक एक स्मिंथ के साथ आदमी का सामना करने के लिए पीछे मुड़ने के लिए बंद कर दिया। आप पिशाच सोचते हैं कि आप हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, उसने कहा कि उसने उसे अलग कर दिया था उसके चाकू के लिए, जिसने अनगिनत पिशाचों को मार डाला था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह साम्राज्य के प्रभुओं में से एक था। निकोलस रून, आप सभी मरने जा रहे हैं। और इसके साथ उसने काले चुड़ैलों की उकसाना शुरू कर दिया, जमीन को चिन्हित करते हुए जहां वे खड़े थे और उसे एक शकल में फंसाते हुए जमीन के रूप में जकड़ते हुए। निकोलस ने अपने पैरों पर संतुलित किया क्योंकि हवा मजबूत हो गई। जमीन से धूल और मिट्टी को उठाते हुए, मुझे अत्यधिक संदेह है कि पिशाच हमेशा खुद से भरे होते हैं। क्यों लड़ते हैं? ऐसा नहीं था कि हम आपकी भूमि को तब तक बर्बाद कर रहे थे जब तक कि आप लोग सहमत नहीं हैं। चुड़ैल ने टिप्पणी की कि उसे जमीन पर गिरने के रूप में उसके मुंह से बाहर निकलने वाले रक्त। यह कोई साधारण काली चुड़ैल नहीं था। निकोलस को महसूस किया, हम केवल आपकी तरह भूमि का हमारे उचित हिस्सा चाहते हैं। इसके बारे में इतना बुरा क्या है? आप हमें कीटों की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे कि हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर आपने परिषद से बात की तो वे इसकी व्यवस्था करेंगे। निकोलस ने चुड़ैल पर अपनी आंखों को बंद रखते हुए रक्त को थूक दिया। इसने चुड़ैल को जोर से हंसी दी, उन कमीने हमें मार देंगे इससे पहले कि हम एक शब्द भी बोल सकते हैं। और यह कोई रहस्य नहीं है कि वे अन्य चुड़ैलों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। दूसरों की तरह हमारी मदद करें और हम आपको सुरक्षित छोड़ देंगे। ड्यूक प्रस्ताव रखने के लिए स्मार्ट था। एक बार जब हम यहाँ कर रहे हैं तो हम पश्चिम में दंगा उठाएंगे। ये दिलचस्प लगता है। उसके होठों पर मुस्कान गायब नहीं हुई। ड्यूक आपके साथ किए जाने के बाद आपकी रोशनी को फ्लिप करेगा। वह नहीं होगा। डोरियन ने हमारी महिला को अपना शब्द दिया है। वह अच्छी तरह से जानता है कि हमें समस्याएं नहीं पैदा करना क्योंकि वह उसे स्पॉटलाइट में डालने में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। उसके पास नए बनाए गए आधे पिशाच है और हमारे पास है, जिसका मतलब है कि ड्यूक और चुड़ैलों दोनों मनुष्यों को गैर कार्यात्मक और अपशिष्ट को बदलने से पहले आधे पिशाच में परिवर्तित करने में थे। तो तुम क्या कहते हो? स्केल चुड़ैल ने पूछा। उसकी हरी भट्टी आंखें उसे उत्सुकता से देख रही हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। यह आपको यहाँ मारने के लिए एक बेकार होगा। ठीक है, कुछ आम है जिसके बारे में हम सोचते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगे। उसका काया बदलना शुरू हो गया, मांसपेशियों को मजबूत हो रहा है क्योंकि उसका मुंह उसकी मीठी मुस्कान से मुंह की तरह भेड़िया में बदल गया। उसके चारों ओर आभा की तरह एक कच्चे जानवर को बाहर ला रहा है। आप सामान्य नहीं हैं, चुड़ैल अविश्वास से फुसफुसाया। ये बहुत अशिष्ट है कि मुझे असामान्य कॉल करने के लिए आप में से बहुत अशिष्ट है। मैं विशेष शब्द पसंद करता हूँ। वह जहाँ खड़ा था उसके गले को पकड़कर और उसके शरीर से उसके सिर को फटकारने लगा। शरीर को जमीन पर फ्लैट छोड़ते हुए उसने चुड़ैल के खून में ढके हुए अपने खूनी काले हाथों को साफ करने के लिए अपने पतलून से हाथ के कर्चीफ को खींच लिया। इससे पहले कि कोई भी अपने परिवर्तित चेहरे पर झांक सकता था, उसने इसे सामान्य रूप से वापस कर दिया जो कपड़े उसके हाथ में था। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन पढ़े उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 133। हेदी और लॉर्ड सी 133 अध्याय 133। दास स्थापना भाग 2। प्रभु नॉर्मन के हवेली की स्थिति की जांच करने के लिए वह बड़े किले की ओर बढ़ गया, गेट्स में प्रवेश करने के लिए कुछ निकायों को जमीन पर झूठ बोलने के लिए। जब वह गलियारों से गुजरता था, जैसे कि नौकर उसके पीछे भाग गए, तो आखिरकार वह भगवान नॉर्मन को मृत देखने के लिए मुख्य कक्ष के सामने खड़े हो गए और जमीन पर खून के साथ एक खूनी गड़बड़ में अपने शरीर के चारों ओर फिसल गया। उसके बगल में वह आदमी बैठा जो उसे बोनेलेक से पुनः प्राप्त करने आया था बैठ गया था। ऐसा लग रहा था कि वह था जिसने विचारहीन प्रभु को मार डाला क्योंकि उसके हाथ और चेहरे को यहाँ होने वाली संभावित हत्या से रक्त के धब्बे में ढका गया था। उम्मीद की तरह दिन के अंत तक पिशाच और मनुष्यों ने नरसंहार के खिलाफ प्रबल किया था, काले चुड़ैलों को निष्पादित करने की योजना बनाई थी। और जैसे ही लड़ाई मिथवाल में समाप्त हुई, एक और वविल और बोनेलेक की सीमा रेखा पर शुरू हुआ। हेदी ने अपने दिमाग में एक युद्ध किया, अपने पिछले राक्षसों से लड़ते हुए कि उसने इन सभी वर्षों को दूर करने का प्रयास किया था। गुलाम स्थापना शुद्ध समझदार दिमाग के लिए कोई जगह नहीं थी। ये गंदगी से भरा एक जगह था और कोशिकाओं में लोगों और बड़ी इमारत की रक्षा करने वाले लोगों को शामिल किया। कोई भी सही नहीं था, यहाँ तक कि जो सही थे वे गलत हो गए थे, केवल सही मास्टर या मालकिन को बेचे जाने के इरादे के साथ।
यह आधी रात थी जब हेदी जमीन से छोटी खिड़की की ओर चलने के लिए बैठी थी जो उदारता से चंद्रमा से प्रकाश डाला था। जब वह प्रकाश के नीचे खड़े होने आई तो उसके गाल पर एक स्पष्ट चोट का गठन किया गया था जो गार्ड में से एक के कारण हुआ था जब उसने उन्हें महसूस करने का प्रयास किया था कि यह एक गलती थी। अफसोस की बात है, जब एक बेहोश हेदी को पुराने लोगों द्वारा स्थापना में लाया गया था तो गार्ड ने निष्कर्ष निकाला था कि महिला एक भाग गई थी क्योंकि वह अपने मास्टर या मालकिन द्वारा कोई कॉल या निशान नहीं बोर करती थी। कार्लोस जुव्स, मुख्य प्रमुख जिसने गुलाम प्रतिष्ठान में अपने जीवन की सेवा की थी, 1 महीने पहले स्थिति से सेवानिवृत्त हो गए थे। एक गड़बड़ हेदी भगवान या किसी से संपर्क करने के लिए ध्यान में चिल्लाया और हर कोई उसे उच्च स्थिति में था जो उसकी मदद कर सकता था, लेकिन गार्ड उसे एक पागल होने के लिए ले गए। उसे बंद रखने के लिए गार्डों में से एक ने उसके चेहरे पर अपना हाथ तोड़ दिया। यह अजीब था कि जो कोई भी दास प्रतिष्ठान में काम करता था उसने बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखी। गुलाम स्थापना एक अलग दुनिया थी जहां इसमें गार्ड और दास शामिल थे जिन्हें काले बाजार में बोली लगाने के लिए भेजा गया था। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली, आंसू की 2 बूंदें उसके गाल पर गिर गईं इससे पहले कि वह नीचे गिर गई। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं, पूर्णिमा को देखते हुए जिसने इसके चारों ओर सितारों को डाला था। रात अंधेरी और ठंडी थी। सो जाने में असमर्थ वह हार्ड स्टोन वाली मंजिल पर बैठने के लिए वापस चली गई। उसका टकटकी ओवर इस्तेमाल किया रैगड कंबल पर गिर गया जिसे वह छोटी सेल के कोने में रखा गया था। वह चाहती थी कि वह गुलाम प्रतिष्ठान के बाहर किसी से संपर्क कर सके। कुछ शब्दों को वह कहने की जरूरत थी, लेकिन ये करना असंभव बात की तरह लग रहा था क्योंकि गार्ड किसी भी मदद से नहीं थे। उसने अपने परिवार और ड्यूक से बचने के लिए सोचा था। इसके बजाय वह कुछ और बदतर में गिर गई। वह कल्पना कर सकती थी क्योंकि वह सुबह उठी थी। उसके हाथ ने निकोलस को निराशा और पीड़ा महसूस करने के प्रयास में अपनी गर्दन को छू लिया कि वह अभी महसूस कर रही थी, लेकिन वह नहीं कर सकती थी। वह महसूस नहीं कर सकती थी कि निकोलस इस समय क्या महसूस कर रहा था, और इसने उसे महसूस किया कि आत्मा बॉन्ड ने भावनाओं को केवल तभी दिखाई दिया जब वे एक दूसरे के बगल में थे। उसके सिर को झुकाते हुए उसने एक गहरी सांस ली, खुद को आश्वस्त किया कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन सुबह नहीं हुई। गुलाम की स्थापना एक जेल से कम नहीं थी। केवल कैदियों को मार डाला गया था जबकि गुलामों को निष्पादित और बेचा गया था। वह सुबह में एक जोर से धमाके के साथ जाग गई थी। उसे सभी दासों के साथ भूमिगत आम कमरे में नाश्ते के लिए जाने से पहले स्नान करने के लिए कहा था। जब वह स्नान कक्ष में प्रवेश करती थी जहां कई लड़कियां और महिलाएं पहले से ही अपनी त्वचा पर छीन चुकी थी, तो उसने पहने हुए पोशाक को त्यागने का इंतजार नहीं किया। हेदी अच्छी तरह से जानता था कि हिचकिचाहट केवल अधिक परेशानी को आमंत्रित करेगी, और सबसे अच्छा वह तब तक मिश्रण करना था जब तक कि उसे पता नहीं लगा कि क्या करना है। लोगों को आमतौर पर साप्ताहिक आधार पर गुलाम स्थापना को बेचा जाता था और हेदी क्षेत्र में प्रवेश करने पर यह कुछ भी नया नहीं था। लेकिन नवीनतम दास में से एक होने के नाते उनमें से कुछ ने उसे उत्सुकता से देखा। किसी के साथ आंखों से संपर्क नहीं करना। उसने जल्दी से स्नान किया और गार्डमैन द्वारा प्रदान किए गए रैक किए गए कपड़ों के नए सेट के साथ स्नान कक्ष छोड़ दिया। जब भोजन परोसा गया तो हेदी कुछ पुरुषों और महिलाओं की आंखों को महसूस कर सकता था क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को फुसफुसाया। प्लेट में भोजन के साथ घूमते हुए उसने पत्थर की मेज की एक खाली स्लैब खोजने के लिए भूमिगत कमरे को स्कैन किया, लेकिन ऐसा लगता था कि उनमें से अधिकांश कब्जा कर लिया गया था। एक मेज पर सीट लेने के लिए जा रहा है जिसमें केवल 2 महिलाएं थीं। उसने उनमें से एक को उससे बात करते सुना, ये कब्जा कर लिया है, बैठने के लिए कहीं और खोजें। 1 और 2 तालिकाओं में जाने के लिए उसे वही प्रतिक्रिया मिली, जबकि पुरुषों ने उसे एक बेरहमी सुझावपूर्ण रूप से आमंत्रित किया। याद रखना और महसूस करना कि गुलाम स्थापना एक पूरी अलग दुनिया थी। वह उस स्थान पर वापस चली गई जहां वह पहली बार आई थी। क्या तुम बहरे हो, कुतिया? महिला ने फिर से बात की। उसकी हरी आंखें हेदी पर घूर रही हैं। अंदर बैठने के लिए एक और जगह खोजें। जिसने कभी उसे गिरा दिया है उसे बहुत मुश्किल से मारा होगा। आप सुनने में सक्षम नहीं होने के लिए उसके बगल में महिला बात की। अन्य दासों के बीच हंसी बढ़ रही है जो उनके चारों ओर बैठी थी। अपने चटाई से परेशान नहीं, हेदी ने अपनी प्लेट नीचे रख दी और उनके साथ बैठ गई। सदमे और अविश्वास की अभिव्यक्ति को देखने के लिए परेशान नहीं किया। अभी उसका भोजन जमीन पर धकेल दिया गया। उसे उसके पक्ष में छिड़का। क्या आपने नहीं सुना कि हमने क्या कहा? इसने एक दृश्य बनाया था जिससे हर किसी का ध्यान उस नाटक पर लाया गया था जो करीब आ गया था।
मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 134 हाइडी और भगवान सी 134 क्या डॉक्टर खोपड़ी सोराइसिस कारणों और देखभाल के बारे में कहते हैं। इंडियन ड्रेस ट्रेंड्स 2025 हर अवसर अध्याय 134 के लिए फैशन गाइड दास स्थापना भाग 3 हेदी भूख लगी थी। उसने समय पर भोजन का इस्तेमाल किया था जो अब भोजन की कमी के कारण उसके सिर को चोट लगी थी। बोल्डली वह महिलाओं की प्लेट को उसके पास खींचने के लिए आगे झुकी जिसने बचपन से जमीन पर अपनी प्लेट को धक्का दिया था। इस बार महिला ने प्लेट को फिर से धक्का दिया। उसने इसे उस तरफ फिसल दिया जिसे महिला ने याद किया। ये केवल सही है कि मेरे पास अपना खाना धक्का देने के लिए आपका भोजन है, हेदी ने कहा, बासी भोजन से काटने ले। योर ड्रीम होम इज क्लोजर देन योर थिंक housing.com विज्ञापन पब फ्यूचर ए पुरुष ने पीछे से बात कि हम कितना शर्त लगाते हैं कि मैं उसे प्राप्त करता हूं, उन्होंने सुझाव दिया। क्या यही कारण है कि आप इस तरह के उपद्रव पैदा कर रहे हैं? कुछ ध्यान प्राप्त करने के लिए कुतिया। महिला उससे छोटी थी, अन्य दासों की तुलना में सुंदर, और जब उसने अपनी आंखों के कोने से देखा तो गार्ड उसके व्यवहार से परेशान नहीं थे। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह नहीं जानता था। वह भागने से पहले इस जगह में महीनों तक रहती थी और इससे उसे डर बहुत बड़ा बना दिया क्योंकि वह जानती थी कि इस जगह के अंदर क्या हुआ। मुझे लगता है कि आप मेरे मुकाबले ज्यादा ध्यान प्राप्त कर रहे हैं, हेदी ने उसे उठने के लिए एक और काटने के बाद जवाब दिया। समान था, उसके साथी दोस्त ने अपनी हाथ पकड़ लिया। बाद में हम उसके साथ बाद में सौदा कर सकते हैं। तब गुलामों को अपनी कोशिकाओं में वापस ले जाया गया। 4 रातों और 3 दिन बीत गए हैं। हेदी मुसीबत से दूर रखने और किसी भी संकेत के लिए खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहा है। वह भेज सकता है लेकिन हर खिड़की और दरवाजा बेकार हो गया। गुलामों ने कोई मदद नहीं की, किसी ने उससे बात नहीं की और न ही उसने किया। दासों को जानवरों की तरह व्यवहार किया गया था और 2 दिनों में उसने लोगों को अपनी कोशिकाओं में चिल्लाते सुना था क्योंकि उन पर गार्ड डाले गए सजा के कारण। एक बात वह जानता था कि गार्ड के बुरे पक्ष पर नहीं जाना था क्योंकि यहाँ गुलाम हर व्यक्ति के नीचे थे। वे गंदगी थे और वही गुलामों में ड्रिल किया गया था, किसी भी और हर किसी के संकल्प को तोड़ने तक जब तक कि उन्हें उचित दासों में ढाला नहीं गया। हेदी को आश्चर्य हुआ कि क्या निकोलस बोनेलेक वापस लौट आए थे और अगर उसे वह पत्र मिला था जो उसने उसे भेजा था। वह केवल उम्मीद कर सकती थी कि वह जल्द ही यहाँ पहुँचे और उसे बचाएं। हर रात वह दुर्स्वप्न का सपना देखती थी जो इन कोशिकाओं में से एक में हुई थी। जिस महिला ने उसकी रक्षा की थी और उसने अपनी दयालुता दिखाई थी, उसे दीवार पर बार बार टूटा हुआ था जब तक कि यह किसी और चीज में विघटित न हो जाए। कुछ पुरुषों के साथ चीजें आसान नहीं हुई जो शर्त को पूरा करना चाहते थे, जबकि जिन महिलाओं ने 2 महिलाओं के साथ पक्षपात किया था वे उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। नाश्ते के बाद चौथी सुबह हेदी अपने सेल के रास्ते पर थी जब किसी ने उसे जमीन पर धक्का दिया। उसके पूर्ण मोर्चे पर गिरते हुए वह देखने के लिए चारों ओर मुड़ गई कि यह गुलाम के अलावा कोई और नहीं था जिसके साथ समस्या थी। क्या समझें? गार्ड यहाँ नहीं है। एक नए दास के लिए आपको जिस तरह से आपने किया था उसे नहीं करना चाहिए था। हमने आपके लिए थोड़ा कुछ करने के बारे में सोचा था, सामंथा ने कहा क्योंकि 2 पुरुष उसके पीछे देखने आए थे। हेदी ने रचनात्मक दिखने की कोशिश की लेकिन उसके दिमाग के पीछे उसे चिंता महसूस हुई कि वह कड़ी मेहनत कर रही है। उसका दिल तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। जैसा कि दास ने कहा, यहाँ आसपास कोई गार्ड नहीं था। आप एक छोटे से गुलाम हैं जो मैं पार कर गया हूँ। खड़े होकर हेदी ने अपने हाथों को धूल दिया क्योंकि उसने बात की थी। आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आप एक नए दास लोग हैं जो यहाँ आपकी बात सुनेंगे? सामंथा ने उसके छाती में मुड़ा हुआ उसके हथियार, क्या यही कारण है कि आप कभी बेचा नहीं गया अपने बचपन के तंत्र व्यवहार के लिए? दास मुस्कुराया जबकि उसके दांत भी पीसते हुए। याद रखें कि मैं इस जगह पर लंबे समय तक रहा हूं और मैं तारांकन आपको एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जिसे आपने इच्छा व्यक्त की थी कि आपने मुझसे कभी बात नहीं की थी। इसी तरह हेदी ने उसकी सांस के नीचे बड़बड़ा इससे पहले कि वह महिला को उसकी उंगलियों के सामने झपकी और पुरुष उसके प्रति आगे बढ़े। हेदी गुलाम प्रतिष्ठान में वापस लौटने से पहले इन सभी वर्षों में उसके दुर्स्वप्न का अनुभव करने के बाद रातें थीं कि वह अपने सिर में और उसके सिर में दृश्य पर दौड़ेंगी, सोच रही थी कि वह इससे कैसे बच सकती है। हालांकि यह बुरे सपनों को दूर करने में मदद नहीं करता था, उसने अब विचारों के बाद उसका उपयोग करने का फैसला किया। उसकी बाईं ओर सबसे निकट दीवार ढूंढते हुए वह वहां गई और उसके सिर को कड़ी मेहनत से मारना शुरू कर दिया जब तक कि वह चक्कर महसूस करना शुरू नहीं कर देती। ये चोट लगी लेकिन यह एकमात्र बेवकूफ समाधान था जिसे वह बाहर निकाल सकता था। महिला ने उस पर प्राप्ति से पहले
भ्रमित होने से पहले भ्रमित पूछा, क्या तुम भी हिम्मत नहीं करते? शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 135 हेदी और लॉर्ड सी 135 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 135 दास स्थापना भाग 4 हेदी ने अपने माथे को छूते हुए देखा कि वह अभी उसके सिर में चक्कर लग रहा है। मैं पहले इसका उल्लेख करना भूल गया था। मैं यहाँ नया नहीं हूँ, वह मुस्कुराई। मुस्कान को छोड़ते हुए वह अपनी आवाज के शीर्ष पर चिल्लाती थी जैसे कि दर्द में, और वह जमीन पर नीचे गिर गई जब 2 गार्ड दास स्थापना के नए प्रमुख गार्ड के साथ दिखाई दिए। क्या चल रहा है? सिर गार्ड की मान की। ये देखकर कि हेदी जमीन पर एक था, उसने सवाल को उसके पास निर्देशित किया। वे हेदी ने सामंथा की आंखें व्यापक रूप से देखने के लिए अपनी उंगली को इंगित किया। आउटफिट्स ओनली हाइडी क्लम बंद खींच सकता है #3 पब फ्यूचर द्वारा जंगली हर ब्यूटी विज्ञापन है, उसने खुद को किया। हमने उसे छू नहीं था, और हर कोई दूसरे पर बाइकर शुरू कर दिया, दोष डालते हुए और धक्का देते हुए, जबकि गार्ड उनके यकीन नहीं था कि वे वहां नहीं थे गवाह करने के लिए क्या हुआ था। सिर गार्ड हर गुजरते पल के साथ गुस्से में बदल गया। पूरी है 2 दिनों के लिए भोजन के बिना सजा सेल में सभी को रखो। यह उन्हें अपना सबक सीखना चाहिए। हेड गार्ड ने निचले रैंक वाले गार्ड का आदेश दिया, उन्हें एक अलग इमारत में भेज दिया। अन्य 3 के साथ हेदी जो रकस में शामिल थे, उनके हाथ और टखने लोहे में जंजीर थे, जिससे उनके आंदोलनों को सीमित कर दिया गया। जैसे ही उन्होंने इमारत में प्रवेश किया जो बिना रोशनी या खिड़कियों के अंधेरे था, गार्ड ने उन्हें हाथ में एक लालटेन के साथ पीछे से खींच लिया। ये पिच काला था और भगवान केवल जानता था कि वहां क्या था। हेदी को लगा क्योंकि उसने बाकी का पालन किया था। जैसे ही वे कोशिकाओं के लिए बंद हो गए, उसने देखा कि यह प्रकाश और तीखा के अलावा नियमित कोशिकाओं से बहुत अलग नहीं था, और साथ ही सड़े गंध जो एक जगह से आई थी, वह पहचान नहीं सका। उसे बाकी की तरह एक सेल में धकेल दिया गया था, और कमरे में फैलने वाले प्रकाश के संक्षिप्त क्षण के लिए हेदी ने सेल के बारे में दृष्टि पकड़ी। एक छोटा सा स्थान था जिसका उपयोग बाथरूम के लिए इसमें सिंक के साथ किया गया था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन खालीपन जो सेल में फैल गया था। एक दिन बीत नहीं गया था और उसने गार्ड द्वारा खुली कोशिकाओं में से एक को सुना ताकि सामंथा नाम की महिला को उनके साथ ले जा सके, क्योंकि यह नीलामी का दिन था। समय दर्दनाक धीमा हो गया, लेकिन वह अभी के लिए यहाँ सुरक्षित थी। अगर गार्ड ने अगली बार नीलामी तक ले जाने का फैसला किया, तो उसे नहीं पता था कि वह क्या करेगी। शायद यह एक अच्छी बात होगी। कम से कम उस तरह से वह एक ऐसे व्यक्ति को दे सकती थी जो उसे पता चलेगा कि वह यहाँ थी, लेकिन फिर नए दासों को उनके पहले सप्ताह में कभी नीलामी नहीं हुई थी। ये बहुत दुर्लभ था, और केवल विशेष परिस्थितियों में यदि कोई खरीदार या मास्टर एक भारी राशि का भुगतान करने के बाद दास की स्थापना का दौरा करेगा। धैर्यपूर्वक वह गंदी बदबू में वहां बैठी जो उनकी कोशिकाओं को घेरती थी, जिससे कमरे के कोने में उसकी उल्टी हो गई क्योंकि वह इसे सहन नहीं कर सकती थी। उसने खुद को फिर से मुसीबत में न आने की याद दिलाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बोनेलेक के साम्राज्य में निकोलस ने महिला के गले को अपने हाथ में एक दृढ़ पकड़ के साथ रखा क्योंकि वह बोलने के लिए संघर्ष करती थी। एल प्रभु निकोलस, उसने संघर्ष किया। लेडी ब्लॉइस, आप शायद इस पत्र के बारे में नहीं जानते होंगे, अब आप करेंगे? उसने उससे पूछा कि उसके चेहरे पर मुस्कान न आई। निकोलस केवल रून के हवेली पर पहुंचे थे, और जब उन्होंने पत्र खोला तो उन्होंने लॉसन के हवेली का दौरा किया। जो कुछ हुआ था ये पता लगाने के लिए स्टेनली केवल एक गलती से आया था, ये सूचित करने के लिए कि श्री लॉसन ने उन्हें बताया था कि लेडी हेदी वोवेल में अपने परिवार के घर जाने के लिए गए थे। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके हाथ उसकी उंगलियों पर झटका लगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? उन्होंने हमला करने से पहले अपने हाथ को कसकर एक शिकार की तरह खेलने से पहले इसे भोजन के साथ खेलने से पहले कस लिया। उसने उसे जाने दिया। मुझे अपनी याददाश्त थोड़ा जॉग करें। आपने मेरे लिए सुश्री कर्टिस द्वारा भेजा गया पत्र रौंद दिया, और मुझे बहुत विश्वास है कि यह उसका नहीं है। किसी ने मुझे बताया कि आप मुझे पत्र भेजने का इरादा रखते हैं। अब मुझे आश्चर्य है कि क्या हुआ। निकोलस ने पत्र में जो कुछ लिखा था उस पर विश्वास किया होगा, क्योंकि यह एक सटीक प्रतीक थी कि हेदी ने कैसे लिखा था, अगर यह उस हिस्से के लिए नहीं था जिसने कहा था कि मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। वह सोच रहा था कि क्या इस महिला लेडी ब्लॉइस के पास हस्तलेखन की नकल करने की क्षमता थी। एक अलग स्थिति पर वह उपयोगी होता, लेकिन वह नहीं था। मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मुझे इसके बारे में कोई विचार नहीं है। मैं ऐसी बात क्यों करूँ? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। महिला ने पत्थर के फर्श पर गिरते हुए वाइल्स्ट को चल दिया। लेकिन आप बेवकूफ़ हैं।
मुझे नहीं लगता कि मैं क्या लॉसन हवेली में नीचे चला गया के बारे में पता नहीं है कुछ हफ्तों पहले। मैं आप अपने खुद के अच्छे के लिए बात करने के लिए अनुरोध करेंगे। वह उसके चारों ओर चला गया। त्वरित, मेरे पास कोई समय नहीं है। तीवे कर्टिस उसे घर आने के लिए चाहता था और वह सब था। मैं सिर्फ उसे एक धक्का दे दिया क्योंकि वह उसके परिवारों के पत्रों का जवाब नहीं दे रहा था। वह एक अशिष्ट लड़की है और मैं नहीं जानता कि परिषद ने उन्हें वेनेसिया के बेटे के लिए कैसे उठाया। उसने कबूल किया। और मूल पत्र क्या कहा? निकोलस ने उसे उसके सामने खड़े होने के लिए कहा। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 136 हेदी और भगवान सी 136 अध्याय 136 दास स्थापना भाग 5 ती लड़की ने कहा कि वह नहीं जाना चाहती थी और उसे वापस ले जाना चाहती थी। लेडी ब्लॉइस ने प्रभु के विशाल फ्रेम के नीचे दागते हुए जवाब दिया। यह एक बहुत ही सरल पत्र है। देखें, अब सच्चाई बताना मुश्किल नहीं था। निकोलस ने उससे दयालुता से पूछा और जारी रखा, हालांकि आपने सच बताया है कि मैं ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसे आपने कुछ नहीं किया। आपको लोगों के काम की नकल करने में प्रतिभा लगती है। उन्होंने उस पेंटिंग के चारों ओर देखकर जोड़ा जो थिएटर में प्रतिकृति की तरह दिख रहा था। गार्ड्स, उन्होंने अपने गार्डमैन को बुलाया जो घर के बाहर खड़े थे। हर हाथ से उसकी 3 उंगलियों को काट लें। हाँ सरदार। नहीं, कृपया मत करो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। भगवान निकोलस, लेडी ब्लॉइस ने प्रार्थना की, लेकिन निकोलस ने मांसपेशियों को स्थानांतरित नहीं किया। आप नहीं करेंगे और यह इसका पूरा बिंदु है। याद दिलाएं कि मैं यहाँ उदार हो रहा हूँ। अगर मैं यहाँ आप या किसी नौकर को सुनता हूँ इस बारे में एक कानाफूसी बात, मैं इसे और अधिक बदतर सिर्फ अपनी उंगलियों काट से बना देंगे। नहीं नहीं भगवान निकोलस, महिला चिल्लाया, लेकिन निकोलस बहुत लंबे समय तक नहीं रहा और इसके बजाय गाड़ी में कूद गया। वो विल वापस लेने के लिए हेडी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ सही महसूस नहीं किया। पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने तुरंत वोविल को अपने एक घोल भेज दिया था जहां कर्टिस रहते थे, लेकिन जो जानकारी पारित हुई थी उसके अनुसार वह वहां नहीं थी। वह शहर में कहीं नहीं थी और उसे चिंतित थी। उन्होंने अपनी चाची वेनिस से जो सुना था उसके अनुसार हेदी को 2 दिन बाद वापस आना था, लेकिन 4 दिन बीत चुके थे क्योंकि वह चली गई थी और कर्टिस ने उसके बारे में एक पत्र भेजने की चिंता नहीं की थी जो उन्होंने योजना बनाई थी। जब वह अंततः वोविल तक पहुंच गया, निकोलस एक बेईमानी मूड में था। न केवल हवेली रोने की हवेली में था जब वह दक्षिण साम्राज्य से लौट आया था, लेकिन गॉल उसे तब तक नहीं ढूंढ सका जब तक कि उस देश में जादू फैल गया जिसने घोल की भावना को कम कर दिया। चूंकि कर्टिस परिवार के सामने उसकी गाड़ी खींची गई थी, वह जमीन पर नीचे उतर गया। सूरज आकाश पर गिरने वाली किरणें चमकदार चमकती हैं। उसने अपना हाथ उठाया इससे पहले कि गार्ड उसके साथ चले और अकेले अंदर चले जाएं, क्योंकि वह मुख्य दरवाजे पर दस्तक देने के लिए अपना हाथ लाया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह हेदी होगी, लेकिन इसके बजाय दरवाजा नोरा कर्टिस को प्रकट करने के लिए खोला गया। मिलोड, उसने तुरंत चुकाया। अच्छा दोपहर की सेना, कृपया अंदर आओ। उसने उसे अपने सर्वश्रेष्ठ व्यवहार के साथ आमंत्रित किया। अच्छी दोपहर मिस नोरा। धन्यवाद। उसने उसे धन्यवाद दिया जब उसने अपना कोट लेने की पेशकश की। ये कौन है? नोरा। नोरा के पिता ने खुद को देखने के लिए बाहर आने से पहले कमरे से पूछा कि वह कौन था। मिलॉर्ड, शिमोन कर्टिस ने अपना सिर झुकाया। कृपया एक सीट लें। नोरा चाय के लिए तैयार करें। हाँ पिता, यह आवश्यक नहीं होगा। निकोलस ने मुस्कान के साथ बात की। मेरी यात्रा एक छोटी है। ओह ऐसा है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? श्री कर्टिस ने पूछा, पहले से ही जानते हुए कि प्रभु यहाँ क्या आया था। मैं यहाँ हेदी के लिए हूँ। मेरी चाची थोड़ी चिंतित है क्योंकि वह अपनी बेटी की ओर काफी पसंद ले लिया है। हम उसे वापस बोनेलेक के लिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि हम शादी की व्यवस्था करने के लिए था। निकोलस ने एक भी स्वर में बात की। उसकी अंधेरी आंखें उसके जवाब के लिए उत्सुक आदमी पर घूर। मैं उसे यहाँ नहीं देख रहा है, वह शायद बाहर चला गया है। कर्टिस ने पहले से ही उन पर गिरने वाले किसी भी दोष से बचने के लिए खुद के लिए एक कहानी स्पिन करने की योजना बनाई थी और इसके बजाय घटनाओं के बारे में झूठ बोलने का फैसला किया ताकि परिषद उन्हें जिम्मेदार न ठहराए। रेमंड नहीं चाहता था कि परिषद को पता चले कि लड़की वोविल तक पहुंचने से पहले उनसे भाग गई थी। ऐसा लग रहा था कि लड़की बोनेलेक में वापस नहीं आई। शिमोन को सोचा और भगवान को एक आश्चर्यजनक रूप दिया। मिलॉर्ड, हेदी 1 दिन पहले बोनेलेक के लिए छोड़ दिया। वह बोनेलेक तक नहीं पहुंची। क्या? लॉर्ड निकोलस ने सवाल में अपनी भान उठाए। नोरा के बजाय बात करने के लिए बारी ली। हेदी 1 दिन बाद हम वापस आ गया, एक पत्र प्राप्त किया। उसने कहा कि यह श्री लॉसन द्वारा भेजा गया था कि वह उसे देखना चाहता था।
उसने कहा कि वह वापस जाना चाहता था और गाड़ी में छोड़ दिया। वह शेड है कि खिड़की से देखा जा सकता है जहां कोई गाड़ी नहीं थी। हम अच्छी शर्तों में नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम चीजों को पैच कर सकते हैं। हम परिवार हैं, नोरा ने कहा कि भगवान को देखकर परेशान। आप देखते हैं श्री कर्टिस, आपकी बेटी हमारे साम्राज्य में वापस नहीं लौटी है। भगवान की आवाज शांत हो गई और जैसा कि उन्होंने कहा था, एकत्र किया। क्या आप इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ हुआ, सरदार? ये संभव नहीं हो सकता है। मेरी बहन बहुत कम ही सवारी के बीच में ब्रेक लेती है, नोरा ने एक चिंतित नजर के साथ कहा और फिर उसने फुसफुसाया, ओह नहीं। पिता, उसने अपने पिता को देखा। आप इसे बता सकते हैं, सुश्री नोरा? यह क्या है? निकोलस पूछताछ की। मैंने हेडी को किसी से मिलने के लिए रात के मध्य में छोड़ते हुए देखा, लेकिन वह वापस लौट आई। वह शादी करने जा रही है और इसलिए मुझे नहीं लगता था कि यह बात करना महत्वपूर्ण था। कई साल के साथ नोरा बड़ा हो गया था जब वह झूठ बोलने और उसके चारों ओर चीजों में हेरफेर करने के लिए आया था, एक अच्छी अभिनेत्री में बदल गया था। हेडी एक आदमी नोरा के साथ भाग नहीं होगा। उसके पिता ने उसे इस बारे में बात करने के रूप में डांट दिया था कि उन्होंने जिस पर चर्चा की थी वह नहीं था। यदि प्रभु आदमी से मिलना चाहता था तो सब कुछ फैल जाएगा और उनका झूठ पकड़ा जाएगा। निकोलस ने पिता बेटी जोड़ी को ध्यान से देखा। वह क्या जानता था कि आत्मा बॉन्ड पूर्ण थे और इसे वापस नहीं मोड़ रहा था, लेकिन दुर्लभ मामले थे जब बंधन शून्य में टूट गया। अगर लड़की ने अब जो कहा वह सच था, तो उसने अपने हाथों को कसकर फटकार लिया क्योंकि क्रोध बुलबुलाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने इसे नीचे फेंक दिया। एक परिवार के लिए दिल में अचानक बदलाव लाने के लिए निकोलस ने मुस्कुराने से पहले सोचा, यहाँ कुछ काफी सही नहीं था। मिलॉर्ड, कर्टिस के बड़े बच्चे डैनियल ने प्रभु को देखकर पीछे से कहा, अच्छा दोपहर। उसका सिर अचानक दीवार के खिलाफ तोड़ दिया गया और दरवाजा बंद हो गया। ठीक है, ये काफी दिलचस्प कहानी थी जो आपके पास थी। अब हम वास्तविक तथ्यों तक क्यों नहीं पहुंचते हैं? निकोलस ने उन्हें अपनी आकर्षक मुस्कान दी, जिसने अपने गाल पर डिंपल को बाहर निकाला क्योंकि उसके हाथ में से एक ने डैनियल के सिर को दबाया जबकि दूसरे ने पीछे से अपना हाथ बंद कर दिया। बोलो, हेडी कहाँ है? मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेडी और लॉर्ड चैप्टर 137 हेडी और लॉर्ड सी 137 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 137 ससुराल वालों का स्वागत करना भाग एक डैनियल के सिर के साथ जिसे दीवार के खिलाफ बलपूर्वक दबाया गया था, नोरा और उसके पिता अचानक बोनेलेक के स्वामी पर भयभीत हुए, जिन्होंने पूरी तरह से शांत अभिव्यक्ति पहनी थी। निकोलस एक पिशाच होने के नाते उसे उस इंसान पर ज्यादा दबाव नहीं डालना पड़ा जिस पर लड़का कमजोर था। मनुष्य शायद ही कभी अपनी ताकत में अंतर के कारण पिशाचों को अधिक शक्ति प्रदान करते थे, लेकिन कुछ जिसे वह जानता था कि पिशाचों के करीब ताकत रखता था परिषद के लिए काम किया। उसने उस लड़के को देखा जो खुद को लोहे की पकड़ से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था और दृष्टि ने उसे बिल्ली के पंजे से बचने की कोशिश करने वाले माउस की याद दिला दी। आप क्या कर रहे हैं भगवान निकोलस? मेरे बेटे को इस उदाहरण को छोड़ दो। शिमोन कर्टिस की आवाज उनकी वर्तमान भविष्यवाणी के कारण अस्थिर हो गई थी। निकोलस ने लड़के से पिता के पास अपनी टकटकी ले ली, जब मैं अपना जवाब सही मिलूंगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अब शश करें, उसने टिटिट किया। लड़के के सिर को अपनी पकड़ से छोड़ दिया ताकि इसे दीवार में वापस धकेल दिया जा सके। हमने आपको सब कुछ बताया जो आपने हमसे पूछा था। वह भाग गया। हेडी के पिता ने जोर देकर देखा और इसलिए उसकी बहन ने रंग में काफी तालमेल किया था। पब फ्यूचर एड्स, पिता सच बोलता है। नोरा ने अपना सिर हिला दिया। निकोलस ने लड़के को लेने से पहले उन्हें अपनी पूरी उड़ा मुस्कान दी और उसे कठोर रूप से फर्श पर धकेल दिया। लड़के को गिरावट से उबरने का मौका मिलने से पहले उसने अपने सिर पर बात करने के लिए कदम रखा। 1 इंच ले जाएं और मैं अपने पैरों के साथ अपना सिर खोल दूंगा। और मुझ पर भरोसा करें, जो मैंने देखा है वह मरने का एक आरामदायक तरीका नहीं है। तो वह पिता बेटी जोड़ी को पीछे देखकर खींचा। सत्य भगवान निकोलस, नोरा ने अपने घुटनों पर झुकाया। मेरी बहन हेडी को भाग जाना चाहिए क्योंकि वह रूनिया लॉसन के निवास तक नहीं पहुंची थी। हम आपको सच बता रहे हैं, हम नहीं जानते कि वह कहाँ है। उसने अपने भाई को दर्द में सुनने का दावा किया क्योंकि भगवान ने लड़के के सिर पर दबाव बढ़ाया था। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? निकोलस ने अपने सिर को सवाल में झुका दिया। उसे संदेहजनक रूप देते हुए उन्होंने अपने धड़कन दिल का पता लगाया। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप झूठ नहीं खिला रहे हैं? आप जानते हैं कि एक भगवान के खिलाफ अत्याचार और परिषद की संघर्ष उच्च अब के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठता है। शैतान ने अपने सिर से प्रभु को उत्तर दिया, हमारे पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है।
हम इससे केवल दुख के सिवा कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। यदि आपने जो कहा था वह आपके मन में घुस गया था। तुम्हारा भाई, फिर उसका नाम क्या था? रेमंड, शिमोन ने जवाब दिया, उसकी आवाज से लीक डर। डैनियल चुप हो गया था क्योंकि भगवान उसके सिर के किनारे कदम रखा था। आह हाँ रेमंड, कभी कभी मेरे पास अयोग्य नामों को याद करने में थोड़ा मुश्किल समय होता है, इसलिए मुझे क्षमा करें। भगवान चकित हुए। मुझे पता चला कि वह मेरे मामलों में काफी दिलचस्पी है और ये थोड़ा हैरान करने वाला क्यों है कि वह तब तक होगा जब तक कि वह एक भक्त नहीं था या कोई जो किसी अन्य व्यक्ति की मदद कर रहा था। उनके दिल की धड़कन में परिवर्तन सुनकर वह मुस्कुराता रहा। तो ये सब क्या है? अगले दिन जब उसने हेदी को पूरी तरह से दावा किया था तो उसे अपने चाचा और ड्यूक के साथ अपनी दोस्ती के बारे में पता चला था। बोनेलेक के स्वामी को अच्छी तरह से पता था कि क्या चल रहा था, फिर भी वह अभी भी अपने शिकार के साथ खुशी से खेला। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नोरा का सवाल एक कानाफूसी में डर से बाहर आया। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, प्रिय। मेरी छोटी पक्षी ने कहा कि आपके पास ड्यूक के साथ बहुत अच्छा तारांकन संबंध है। निश्चित रूप से कोई पंडित नहीं है। आपको अब मुझे विवरण देने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे और मेरे पास इसके साथ कुछ नहीं है। हम हैं, पिता ने कहा कि नोरा, जिसने अपने पिता को इतनी जल्दी देने की उम्मीद नहीं की थी। भले ही शिमोन कर्टिस ने हीडी को आंखों के झपकी में नोरा की जगह लेने दिया था, इसका मतलब यह नहीं था कि उनके भाई की इच्छाओं का पालन करने के अलावा उनके पास कोई और उद्देश्य था। दूसरी ओर नोरा अपने पिता के बारे में ज्यादा जानकारी के बिना इस मामले में शामिल था। इन सभी दिनों उसने झूठ बोला था कि वह अपने चाचा के घर गई थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने अपने रिश्तेदारों के घर की तुलना में स्कैथलोप की हवेली में अपना अधिक समय बिताया था। नोरा के पास पिशाचों के खिलाफ कुछ भी नहीं था। उसके पास किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं था जब तक कि उन्होंने जो कहा वह नहीं किया और उनके पास उसे खुश करने के लिए पर्याप्त पैसा था। लेकिन उसने अपनी बहन हेदी को तुच्छ कर दिया, इतना कि वह उसे मारने की सीमा तक चली गई थी। ऐसा लगा जैसे दुनिया उसकी बहन के चारों ओर घूमती रही हो। हर व्यक्ति जिसे उसने करीब आने की कोशिश की थी, किसी तरह उसके साथ मुग्ध हो गया था। हेदी ने अपनी मां का ध्यान तब लिया था जब वह एक बच्चा था। प्यार जो केवल उसके और उसके भाई डैनियल के लिए था, उसे साझा नहीं किया गया था लेकिन ले लिया गया था। नोरा को क्या समझ में नहीं आया जब वह छोटी थी कि भले ही उसके पिता शिमोन ने लड़की को अपने भाई के शब्दों में अपनाया था, उसने उसे कभी भी अपने ही रूप में स्वीकार नहीं किया था। उसने लड़की को नजरअंदाज कर दिया, उसे घर के अंदर एक नौकर लड़की की स्थिति में कम कर दिया, जिसने केवल उसकी पत्नी के लिए नेतृत्व किया, लड़की की देखभाल करने के लिए। नोरा की मां हेलेन ने एक दयालु दिल रखा। उसने लड़की की देखभाल करने की जिम्मेदारी उठाई थी क्योंकि उसकी शत्रुता के कारण लड़की उसके परिवार को युवा लड़की की ओर प्रदर्शित की गई थी। हेलेन अपने बच्चों को समान रूप से प्यार करता था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण समय ये था कि उनके अपने बच्चे कम उम्र के दौरान पीसा हुआ ईर्ष्या के कारण प्यार को देखने में विफल रहे। ये पर्याप्त है नोरा। जैसा कि मैंने कहा, मेरे बच्चों और मेरे पास इसके साथ कुछ करने का कोई मतलब नहीं है। शिमोन ने बोलना शुरू किया। नोरा ने सिर्फ सच कहा था। हम नहीं जानते कि हेदी कहाँ है। तो मुझे कुछ बताओ और मुझे आशा है कि यह सच है। निकोलस ने लड़के के सिर पर अपने महंगे पट्टे हुए जूते दबाए, इस बार थोड़ा और दबाव के साथ, जिसने डैनियल को दर्द में रोया, देखते हुए कि हेदी आपका अपना खून नहीं है। नोरा ने इस सवाल पर गले लगा दिया। क्या उसकी बदसूरत बहन ने सब कुछ कबूल किया था प्रभु को, या वह इस बिंदु पर पकड़ा गया था कि वह अंतिम विवरण तक धुंधला हो गया था? शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 138 हेदी और लॉर्ड सी 138 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 138 ससुराल वालों का स्वागत करते हुए भाग 2। शिमोन ने अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना मुंह खोला। उन्होंने उसे एक सड़क पर पाया। अक्वा यह उन शहरों में से एक है जो सीमा रेखा से दूर नहीं स्थित है, जो वविल और बोनेलिक को अलग करती है। उनकी पत्नी ने उसे पिटाई की और उसे घर देना चाहता था। उस समय वह उसे अपना क्यों नहीं दे, उसे यहाँ क्यों छोड़ दिया? उस समय रेमंड एक बहुत चले गए और उसकी पत्नी पहले से ही गर्भवती थी, जो एक और बच्चे को संभाल नहीं सका। उसने मुझे और हेलेन को उसे लेने के लिए आश्वस्त किया और हमने किया। इसके लिए और कुछ नहीं था। उसके वास्तविक माता पिता के बारे में क्या? निकोलस ने शिमोन को अपना सिर हिलाते हुए देखना जारी रखा। मुझे नहीं पता। हम कभी नहीं उनके लिए देखने के लिए चला गया। हम भी उसका नाम पता नहीं था जब वह यहाँ लाया गया था। आदमी सच से जवाब दिया। अपने बेटे के पास गिर गया।
जो जमीन पर रखी और वापस चला गया प्रभु की आंखों से मिलने के लिए। हम सब कुछ आप जानना चाहते थे, जवाब दिया। कृपया मेरे बेटे को जाने दो, भगवान निकोलस। वह प्रार्थना की, लेकिन भगवान उसकी स्थिति से उभार नहीं था और इसके बजाय अपने बेटे के सिर पर अपने जूते लुढ़का। उत्तर: मैं नहीं किया गया हूँ। स्पीकिंग क्वेश्चंस बाय पब फ्यूचर। आई एम नॉट डू नोन अश्वली नोन बाय पब फ्यूचर। I am not doing questions known by pub future. I am not doing questions by pub future. I am not doing to known by speaking known by pub future. I am not diabetic ads by pub future. कर्टिस, लॉर्ड निकोलस ने उसे एक तेज नजर दी और फिर उससे आखिरी सवाल पूछा, आपने अपने बेटे के आने से पहले झूठ क्या बोला था? नोरा को नहीं पता था कि वह अपने खतरनाक आभा को कैसे याद करती थी जो कमरे से घिरा थी। उनके शब्द सुस्त और शांत थे। अगर नोरा इससे पहले कि वह निश्चित रूप से अब थी, डर नहीं था। नोरा, तुम सम्मान प्रिय क्यों नहीं करते? प्रभु ने उसे बुलाया, उसके बोलने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका गला पूरी तरह से सूखा गया था और जब उसने अपना मुंह खोलने के लिए उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आई थी। प्रभु ने आहुति दी और अचानक उसका भाई चिल्लाना और जमीन पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। पंचित, उसने जल्दी से बात की, ठीक है, रुको, मैं आपको बताऊंगा। उसकी आंखें डरे हुए दिखती थी। मुझे नहीं पता कि मनुष्यों के साथ क्या है जब तक कि यातना नहीं दी जा रही है। मुझे लगता है कि आपकी तरह काफी मासोचिस्ट है। वह मनोरंजन पर मुस्कुराया जो वे उसे प्रदान कर रहे थे। मैं जब हम बोनेलेक से घर पर थे तो हेदी बच निकला और यही सच है। हम नहीं जानते कि वह कहाँ है। मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि हम नहीं करते हैं। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वह भाग गया। वह भी भाग गई। जब उसने श्री लॉसन से शादी के बारे में सुना तो वह पहले भाग गई। यही पूरी सच्चाई है। उसने रोया। मैं अपनी बेटी की ओर से माफी मांगता हूँ कि वह झूठ बोलती है, लेकिन यही है। हम नहीं जानते कि हेदी कहाँ है, लेकिन हम उसे पाएंगे। श्री कर्टिस ने गंभीर रूप से बात की। कृपया इसके बारे में झल्लाहट न करें। यदि आप उसे ढूंढना चाहते हैं तो आप इसे तब करेंगे जब आप उसके बारे में बाहर निकल गए थे, जब वह बच गई थी, लेकिन ये देखकर कि आपने नहीं किया है। ठीक है। उन्होंने अपने पैर को आगे बढ़ाया क्योंकि उसके पैरों के नीचे हड्डियों की आवाज सुनी गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, रोको। डैनियल, श्री कर्टिस और नोरा दोनों ने रोया, लेकिन भगवान ने समाप्त कर दिया कि उसने सिर पर अपने पैरों पर होने तक शुरू किया था। एक तरबूज की तरह कुचल दिया गया था जिसे जमीन पर गिरा दिया गया था। इसके अंदर सामग्री को फैला दिया गया था। नहीं, इस तथ्य पर झटके में नोरा को फुसफुसाया कि उसके भाई ने झूठ के लिए कीमत चुकाई थी। यह एक सफेद झूठ था जिसे कोई भी बोल सकता था। एक हानिरहित व्यक्ति जिसने सच्चाई को नहीं बदल दिया कि उसकी बहन उनसे बच गई थी। डी डैनियल ने कुछ नहीं किया। डब्ल्यू डाई डैनियल ने उसे क्यों मार डाला? क्यों? वह चिल्लाया। एक आंख पर एक झपकी में वह उसके पीछे खड़ा था। श्री, आप नहीं चाहते कि एक और शरीर को अपने प्यारे भाई के साथ जोड़ा जाए, क्या आप? नोरा ने सोग करना शुरू कर दिया। उसके हाथ जो उसके होंठ पारित करते थे, जबकि उसके पिता सदमे में खड़े थे, अपने बेटे के मृत शरीर को घूरते हुए। कुछ सेकंड के बाद बूढ़ा आदमी अपने घुटनों पर पछतावा में गिर गया क्योंकि वह अपने सबसे बड़े बच्चे को घूरता से देखता रहा था जिसे अपनी आंखों के सामने क्रूरता से मार दिया गया था। क्रोध में क्रोधित वह प्रभु को देखने के लिए बदल गया और इससे पहले कि वह कुछ भी कह सके कि प्रभु ने उसे हराया, वही आपके लिए श्री कर्टिस है। डैनियल के पास इसके साथ कुछ नहीं था। आप मुझे अपने घर में धमकी देने की हिम्मत कैसे करते हैं? श्री कर्टिस बढ़ गया। उठकर वह प्रभु पर एक स्विंग लेने के लिए गया, लेकिन भगवान उसके लिए रखने के लिए बहुत जल्दी था और बदले में उसके चेहरे में एक पंच फेंक दिया गया। श्री कर्टिस, मुझे आपसे एक एहसान की आवश्यकता होगी, और क्या आपको लगता है कि मैं आपकी मदद करूंगा? श्री कर्टिस और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब भगवान ने आकस्मिक रूप से नोरा के सिर पर अपना हाथ रखा। मैंने सुना है कि आपकी बेटी आपके लिए कितनी कीमती है। क्या आप पापा की लड़की नहीं हैं? उसने उसे हल्के से हिला दिया। जो सोब्स उसके मुंह से गुजर रहे थे अचानक जब्त हो गया और वह डर से कांपना शुरू कर दिया कि प्रभु क्या करने में सक्षम था। भगवान आपको जो कुछ भी किया है उसके लिए बिना दंडित नहीं छोड़ेंगे। निकोलस का सिर हंसी में वापस झुका। आह, मानव प्रकार। मुझे कहना होगा कि आपकी तरह अजीब तरह से मनोरंजक है। वैसे भी वह पीछे हट गया। ये सुनिश्चित कर रहा था कि आदमी उसे सुन रहा था। अपने भाई या ड्यूक को वापस जाओ और उसे उस परेशानी को रोकने के लिए कहिए जिसे वह पी रहा है, और मुझे आशा है कि वह आपके अपने अच्छे के लिए करता है। एक कौवा बाहर का पंजा खिड़की के बाहर निकोलस का ध्यान खींच रहा है। लड़की के माथे पर अपनी उंगली की एक झिलमिलाहट के साथ और वह अपनी बाहों में एक सेकंड में बेहोश हो गई। आपने उसके साथ क्या किया? आपके बेटे वहां सावधान। श्री कर्टिस,
निकोलस ने अपनी जीभ को व्यर्थ में क्लिक किया। मुझे नहीं लगता कि आप अपना शब्द रखने के लिए, और इसलिए मैं आपकी बेटी को मेरे साथ बीमा के रूप में ले जा रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं उसे नहीं मारूंगा, लेकिन अगर मुझे पता चलता है कि आपने संदेश पर गुजरने के अलावा किसी को चूहे की तरह छेड़छाड़ की है, तो मैं आपको और आपके परिवार को मौत से भी बदतर कुछ दूंगा। बाद तक निकोलस ने अपने गार्ड से लड़की को लेने और उसे गाड़ी में रखने के लिए कहा। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 139 हेदी और लॉर्ड सी 139 बेबी फेस विध्वंसक बाइसेप्स सेस्टडार अध्याय 139 ससुराल वालों का स्वागत करना भाग 3। अंत में पता था कि हेदी कहाँ था। उसने अपने दांत को अपने क्रोध को रोकने के प्रयास में पीस दिया। वह कहाँ जा सकता था? उसकी कौवा टोबी शहर के माध्यम से खोज की थी इसे स्किमिंग, लेकिन उसे वहां नहीं मिला था। जैसे ही वह गाड़ी में बैठ गया, उसके पैरों के साथ बोनेलेक वापस जा रहा था। वह साइड। एक बार जब वे हवेली तक पहुंच गए तो लड़की को उसके सेल के बगल में एक भूखे भेड़िया के साथ तहखाने में डाल दिया गया था, जिसे वह जागने के बाद खुद का मनोरंजन करने के लिए उपयोग करती है। वह आग के सामने खड़ा था जो अपने उबले हुए मुंह की तरह टूट गया था। आप क्या करना चाहते हैं, मास्टर? स्टेनली ने अपने सिर को झुका दिया। उन लोगों को इकट्ठा करें जो जानकारी खोजने में अच्छे हैं। हेदी की तलाश में गार्ड के साथ उन्हें भेजें। निकोलस ने अपने बटलर का सामना करने के साथ अपनी पीठ के साथ बात की। क्या यह आसान नहीं होगा महिला को खोजने के लिए अगर परिषद में मदद पूछा गया था? डेलिना दृश्य जिसने 10,000 फैनफिक्स हर ब्यूटी शुरू की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन परिषद ने उन्हें बचाने से अधिक लोगों को मार डाला है। ऐसे मामले हुए हैं, विशेष रूप से युवा लड़कियों और महिलाओं के साथ जो लालच के कारण एक बार टुकड़े में वापस नहीं लौटे थे। यदि एक महिला पर कानाफूसी गिरा दिया जाता है जो व्यस्त होने जा रहा है, वह गायब हो गया है, तो भगवान मना कर देते हैं कि क्या होगा। उसकी पकड़ अपनी दीवार की लकड़ी की वास्तुकला पर कस गई। हाँ मास्टर, बटलर ने अपने सिर को समझदारी से झुका दिया, ये जानकर कि उसके मास्टर ने परिषद पर भरोसा नहीं किया। इससे पहले कि बटलर एक और सवाल पूछ सकता था कि उसका मालिक लड़की की तलाश में कमरे से गायब हो गया था। चिंतित निकोलस हेदी को ढूंढना था, इसलिए हेदी वापस पाने में हेदी थी। अलग सेल में 2 दिन बिताने के बाद अपनी सेल में वापस कदम, वह कोने में बैठी हुई सोच रही थी कि इस जगह से कैसे बाहर निकलना है। पिछली बार वह सरासर भाग्य से बाहर निकल गई थी और वह इस अर्थ में भाग्यशाली थी कि उसे पकड़ लिया नहीं गया और इस दुनिया में वापस फेंक दिया गया था, लेकिन यहाँ वह उसी दीवारों को देख रही थी जो उससे दूर भागने के वर्षों के बाद थी। वह झाड़ियों में छिपाने के लिए अब छोटी नहीं थी और गार्ड द्वारा किसी का ध्यान नहीं दिया गया था। इस बार से बचना मुश्किल होगा और अगर वह पकड़ा गया तो फिर से कोई बच नहीं होगा। एक और सप्ताह बीत गया क्योंकि उसने सिस्टम में खामियों को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। बड़ी दीवारों के चारों ओर हर जगह और कोने को सुरक्षित रूप से संरक्षित किया गया था क्योंकि वे खजाने थे जिन्हें अमीर पुरुषों और महिलाओं द्वारा उनकी संबंधित जरूरतों के लिए खरीदा जाएगा। गुलाम स्थापना में जीवन आसान नहीं था। गंदे दिखने की मात्रा के साथ जो चारों ओर पारित हो गए थे और बीटिंग और चिल्लाते थे, यहाँ समय बिताने के लिए यह एक डरावना था। अधिकांश दास चुप रहने और स्वीकार करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट थे कि क्या आना था, लेकिन फिर विद्रोही दासों का एक गुच्छा था जो यह नहीं समझ पाए कि उनका भाग्य सील कर दिया गया था। जिन लोगों को बराबर नहीं माना जाता था वे इन दीवारों में मारे गए थे, जबकि अन्य जो एक बहुत फायदा उठाएंगे जहां आज्ञाकारिता में नामित थे। एक सुबह हेदी आकाश में सुबह टूटने से पहले जाग गया था। उसे खुद को धोने और पहने जाने के लिए कहा गया था, न कि वह नियमित रूप से कपड़े के प्रकार के कपड़े, लेकिन जिस तरह से गुलामों ने पहने की तुलना में बेहतर था। कई अन्य लोगों की तरह वह हाथों और पैरों से बंधी थी, स्थापना के गार्डों द्वारा खींची गई थी जिन्हें अंधेरे गाड़ी में रखा गया था। सवारी एक लंबी थी और जब वे जहां भी जाते थे, वे जहां भी जाने का इरादा रखते थे, सभी दास जो अच्छी तरह से कपड़े पहने थे उन्हें मोटे तौर पर गाड़ी से बाहर खींच लिया गया था क्योंकि गुलामों ने इसके लायक नहीं था। ये जानने के लिए हेदी को ज्यादा समय नहीं लगा कि उन्हें बाकी लोगों के साथ कहाँ ले जाया जा रहा था। वे काले बाजार में नीलामी करने जा रहे थे। सबसे पहले उन्हें भीड़ में मदद खोजने की उम्मीद मिली थी क्योंकि गार्डों ने कभी विश्वास नहीं किया था कि वह स्थापना में पहले दिन आए थे। दुर्भाग्य से वह बहुत कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसका मुंह अनावश्यक बात से बचने के लिए एक कपड़े से बंधा था। इसे सबको ले जाओ, ढीला मत करो। गार्ड में से एक ने गुलामों को तंबू में एक एक करके धक्का दिया। कृपया मुझे वहां मत भेजो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। हेदी ने अपनी उम्र के आसपास एक युवा महिला को देखने के लिए चारों ओर मुड़कर देखा जो एक गार्ड द्वारा खींची जा रही थी।
बाकी दासों की तुलना में वह अपने गंदे गोरे बालों के साथ एक सभ्य दिखने वाली महिला थी जिसने उसके कंधों को नीचे कैस्केड किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उसके मुंह को बाध्य करें। गार्ड में से एक ने अपने चेहरे पर एक ब्लैंड अभिव्यक्ति के साथ बात की। नहीं, कृपया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने सोचा कि तुम परवाह। वह रोया और गार्ड ने उसे सुनने के लिए उसे कम बोलने के लिए उठाया कि हेदी ने शब्दों को पकड़ा। आप एक अच्छा बकवास थे, लेकिन यह मत भूलना कि दिन के अंत में आप एक मापदंड दास हैं और दास केवल इसके लिए अच्छे हैं। मैं आपको एक एहसान कर रहा हूँ, इसलिए अभी अंदर जाओ। गार्ड ने तंबू में आने से पहले मुझसे हाथ धक्का दिया। उसने टूटे हुए अभिव्यक्ति की दृष्टि पकड़ी, जिस तरह से महिला को धोखा दिया गया था। वह सूंघ गई और गार्ड उसके मुंह बाध्य करते हैं। उसे एक सहानुभूतिपूर्ण रूप देते हुए हेदी तंबू के अंदर मिला। काला बाजार शोर था और सभ्य लोगों के लिए नहीं था जब तक कि उनके पास जगह पर कमांड करने के लिए बहुत पैसा नहीं था। एक बार मंच सेट हो जाने के बाद नीलामी बिना देरी के शुरू हुई। एक गुलाम दूसरे के बाद ऊपर जा रहा था। समय पर हेदी का दिल हराना शुरू कर देगा, क्योंकि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साथ साथ बोली की संख्या के साथ बाहर से बेचा गया था, जो भीड़ के चीखों और चीरों के साथ ऊपर चला गया था। यहाँ तक कि जो लोग किसी को भी खरीदने नहीं जा रहे थे, वे केवल नए सामानों को देखने के लिए चारों ओर घूम रहे थे जो स्थापना प्रदान कर रही थी। जब उस लड़की की बारी जो पहले रो रही थी, उसे बाहर भेजा गया था, तो महिला ने तंबू के चारों ओर एक हताश नजर डाली, इससे पहले कि वह सिर गार्ड द्वारा मंच पर खींची गई थी। समय तेजी से इस पल को चलाने के लिए बदल गया और हेदी को यहाँ बेहोश होने से पहले सांस लेना याद था। उस पल में उसने भीड़ को अभी भी और शांत होने के बारे में सुना, सोचकर कि बाकी लोगों की तरह क्या हुआ था। उसने अपनी गर्दन को अपनी बाहों में, लड़की को अपनी बाहों में ले जाने के लिए कुरकुरा कर दिया, जबकि उसकी सांस के नीचे शाप। क्या हुआ? गार्ड जिसे हेदी ने लड़की से बात करते हुए देखा था, वह उस लड़की की ओर दौड़ रहा था जो बेहोश हो गई थी। नहीं, वह बेहोश नहीं था, हेदी सोचा। लड़कियों के मुंह के माध्यम से खून बह गया और हेदी को यकीन था कि उसने खुद को तत्काल मौत देने के लिए अपनी जीभ काट ली थी। मैं कमबख्त किसी भी गुलाम मुंह खोलने के लिए नहीं कहा। उस बेवकूफ हमें एक गुलाम, शाप, एक जो उसे हताशा में उजागर में लाया था, खर्च किया था। लेकिन बोलीदाता उसकी बात सुनना चाहते थे। एक और नीचे आया। मैं उसे ले जाऊंगा, बाकी के साथ जारी रखें। गार्ड ने कहा कि मृत लड़की को अपनी बाहों में पकड़ लेना। संक्षिप्त क्षण के लिए उसने अपनी विशेषताओं के माध्यम से दुख को देखा, एक स्पष्ट दुख। उस आदमी ने हेदी की आंखों को देखकर उसे तंबू में एक चमक भेजा। और फिर उसकी बारी थी। गार्ड ने अपनी जंजीरों को मोटे तौर पर खींच लिया, जंजीरों को इतनी जल्दी खींच लिया कि इसने उसे जमीन पर ठोकर खाए और उसे पत्थर की सीढ़ियों पर उठने से पहले जमीन पर थोड़ा क्रॉल करना पड़ा। जैसे कि एक मृत लड़की ने दर्शकों और बोलीदाताओं से उत्साह को नहीं डाला था, काले चुड़ैलों अचानक कहीं से बाहर दिखाई दिए जब वह मंच पर अपने दोनों पैरों को रखने में कामयाब रही थी। गार्ड बतख और वह मंच पर गिर गया इससे पहले कि चुड़ैल उनमें से किसी को भी मिल सकता था। हेदी और अन्य दासों को गाड़ी में वापस खींचते हुए दास के प्रमुख गार्डमैन ने जल्दी से घोषणा की कि सभी बोलीदाताओं को अपने सामान इकट्ठा करने के लिए स्थापना का दौरा करना पड़ा और इसके साथ उन्होंने बाजार छोड़ दिया। हेदी के लिए पर्याप्त भाग्यशाली दिन एक व्यापार नहीं था, क्योंकि बाजार में कोई ऐसा व्यक्ति था जो गुजर रहा था जिसने उसे दूर से पहचाना था। शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 140 हेदी और लॉर्ड सी 140 अध्याय 140 गलतफहमी भाग एक गार्ड रात के मध्य में अपनी सेल के पीछे चला गया। सभी कोशिकाओं में राउंड बना रहा जो गुलाम प्रतिष्ठान में गुलामों को आयोजित करते थे। एक गार्ड नियमित अंतराल समय में एक और की बारी लेते थे। रात चांद रहित और निर्बाध थी। बादल आकाश को भारी रूप से कोटिंग करते थे जब तक आकाश से अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। दीवारों पर छेड़छाड़ वाली थोड़ी मात्रा में प्रकाश कोशिकाओं के साइड बार में फैल गया जो गुलामों को पकड़ते थे, जो एक निश्चित लंबाई के बाद कम हो गए थे। उसने अपने हाथ में तेज वस्तु को तंग और सुरक्षित रूप से क्लच किया, प्रतीक्षा और गार्डमैन के आंदोलनों की गिनती की जो उसके सेल को पारित करते थे। काले बाजार से वापस लौटने से पहले जब हेदी मंच पर गिर गया था तो उसके हाथ ने एक काला पिन को छुआ था जिसे उसने बनाया गया था, जो हलचल के कारण गार्ड ज्ञान के बिना उठाया था। अपनी हथेली खोलते हुए उसने छोटे तितलियों और फूलों के साथ पिन को देखा। यह एक सरल क्लिप था और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या गुलामों में से एक ने अपने स्वामी और मालकिनों को बेचा जाने से पहले इसे गिरा दिया था। जैसा कि सिर गार्ड द्वारा वादा किया गया था, दासों को उनके मालिकों को सौंप दिया गया था और हालांकि हेदी इसे नहीं देख सका, उसने अपने कान और आंखों को शब्दों में व्यापक रूप से खुला रखा था।
हेदी कभी भी अपनी बारी पर ठीक से बेचा जाने के लिए नहीं पहुंची थी, जिसके कारण कोई भी उसे दास प्रतिष्ठान से दूर ले जाने के लिए नहीं आया था। उसने जो क्लिप आयोजित किया उसके ऊपर अपना अंगूठा चलाते हुए हेदी ने इसे जल्दी से छिपा दिया जब उसने एक गाढ़ दृष्टिकोण के नक्शे कदम को फिर से सुना। गुलामों को किसी भी प्रकार की वस्तु या चीज को पकड़ने नहीं चाहिए था। कपड़े प्रतिष्ठान द्वारा दिए गए थे और यही वह सब है जो उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक था। अच्छी तरह से जानते हुए कि अगर कोई उसे इसके साथ पकड़ लेता है तो चीजें अच्छी तरह से नीचे नहीं जाती और उसे केवल गार्डमैन के संदर्भ में पूछताछ की जाएगी, और यह बुद्धिमान था कि इसके माध्यम से नहीं जाना। हालांकि स्थापना बाहरी दुनिया के लिए इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, जो समाज के लिए मायने नहीं रखती थी, क्योंकि एकमात्र कारण वे रुचि रखते थे वे दास थे जो वे अपनी जरूरतों के लिए उपयोग कर सकते थे। गुलामों के अंतर्निहित जीवन गार्डमैन नियमों द्वारा शासित था। गुलाम प्रतिष्ठान की तरह जेल में जो दशकों पहले बनाया गया था, गार्डमैन उनके स्वामी थे जब तक कि उन्हें बेचा नहीं गया। जब सुबह आई, हेदी अपने शरीर को आराम करने के लिए नींद का एक औंस नहीं ढूंढ सका था। भूमिगत हॉल में जा रहे हैं, वह बाकी की तरह लाइन में खड़ा था, उसकी प्लेट पर भोजन प्राप्त करने के लिए उसकी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही लाइन चली गई, हेदी ने कल जिस गार्डमैन से मुलाकात की थी, उसी आदमी ने महिला को ये दावा करने के बाद मरने दिया था कि वह गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं थी। बाकी गार्डों के विपरीत वह आज थक गया था, थोड़ा सुस्त भी, और इससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या महिला वास्तव में उससे मेल खाती थी। लेकिन इस तरह के विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दास ने आत्महत्या कर ली थी। एक जीवन खो गया था और शोक करने के लिए कोई नहीं था, यहाँ तक कि गार्डमैन भी नहीं, जो अब अपने हाथ में लोहे की छड़ी के साथ दासों को रेखांकित करते थे। अपनी प्लेट पर भोजन प्राप्त करते हुए हेदी खाली जगह में से एक में बैठने के लिए चला गया। जब इमारत का सिर प्रवेश द्वार पर नहीं पहुंचा जहां वह थी, उसने उसे अपने बालों से खींच लिया। हेदी ने दर्द में चिल्लाया। उसके बालों को बलपूर्वक खींचा जा रहा था क्योंकि उसे गार्डमैन द्वारा हॉल से बाहर खींचा गया था। उसे पता नहीं था कि वह उस पर क्यों गुस्सा था, और अचानक उसके गाल दर्द में गूंज गया जबकि ध्वनि उनके चारों ओर की दीवारों द्वारा अवशोषित हो गई थी। आपको लगता है कि आप पकड़े बिना प्राप्त कर सकते हैं, फुहर? वह फिर से चिल्लाई क्योंकि उसने उसे बल से खींच लिया। उसके भारी हाथों को कम प्रयास की आवश्यकता थी क्योंकि लड़की कमजोर थी। कृपया रुकें। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके शब्द बहरे कानों पर गिर गए। वे गुलामों और गार्डों से गुजर गए और उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। आदमी उसे कमरे में फेंक दिया और वह जमीन पर अपने हाथों और घुटनों के साथ गिर गया। जल्दी से दूर स्कूटिंग उसने उसे व्यापक आंखों में देखा। यह नहीं समझ पाया कि वह उससे इतना नाराज क्यों था। अचानक एक बंदूक उसके सामने फेंक दी गई थी जिससे उसे झलक रही थी। अनिश्चित और चिंतित, उसने उसे वापस देखने से पहले बंदूक को देखा। कहाँ है गोलियां? उन्होंने मांग की। क्या भगवान ने गोलियों को लानत की? कहाँ है? वह उस पर चिल्लाया। लापता गोलियों पर नाराज हो गया जो अब इसमें नहीं थे। उसके सामने बैठने के लिए जा रहा है। उसने अपनी गर्दन को क्लच किया। इसे अभी मुझे बताओ या मैं तुम्हारी इस छोटी गर्दन को निचोड़ दूंगा। मुझे बताओ। गुलामों में से एक ने उसे स्थापित किया था जो गुलामों के लिए क्रोध, ईर्ष्या या सरल खुशी से एक दूसरे के साथ करना बहुत आम था, जो एक दास को नीचे लाने के लिए लाया था और अब हेदी को सिरगार्ड के आय का सामना करना पड़ा। मैं नहीं जानता। मैं भी यहाँ नहीं आया था। वह संघर्ष किया। उसकी गर्दन से अपने हाथ प्राइंग और उसके पैर उसे रक्षा से बाहर अपने पैरों के बीच घुटने घुटने, जो केवल गार्डमैन परेशान किया। सबसे पहले आप गोलियों को चुरा लेते हैं और अब आप झूठ बोलते हैं। आदमी उग्र खड़ा हुआ, बेल्ट को बाहर खींचकर जो उसके पंथ के चारों ओर बकसुआ गया था। मैं आपको अपनी जगह दिखाऊंगा। आप कुतिया झूठ बोल रहे हैं। उसने अपने हाथ में बैट के एक छोर को मोड़ दिया। उसे जारी करते हुए हेदी उसकी त्वचा पर होने वाले चमड़े को डिंगते हुए चिल्लाया। दूसरी बार अपना हाथ उठाते हुए एक गार्ड ने दरवाजा खटखटाया। उससे अपना ध्यान दूर चलाया। क्या? सिर गार्ड ने अपने गार्डमैन पर छाले। सर, श्री विल्फोर्ड यहाँ है। हेदी, जिसने बेल्ट के लश से खुद को तैयार करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, परिचित नाम पर उसकी आंखें खोलीं।